Hey guys, what's up? So today we will discuss the part 2 of our 5-year plan. In the previous video, we discussed the first two phases of planning in India. In this video, we will discuss the third phase. Okay, so let's start. The third phase was started after 1990. Okay, uh, first we discuss about the background. Due to political turmoil and fiscal imbalances in the late 80s, यानी 1989 88 के आसपास, द एट्थ 5 ईयर प्लान कुड नॉट टेक ऑफ इन 1990. ठीक है, एट्थ 5 ईयर प्लान सर हमारा शुरू हुआ 1992 से 1997 तक. ओके, और जो सेवन्थ 5 ईयर प्लान था वो हमारा 1985 टू 1990 था. तो बीच में 2 साल का गैप रहा. उसका कारण बताया जा रहा है क्यों था सर, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल एंड फिजिकल इम्बैलेंसेज इन द लेट 80s. ठीक है, वो पॉलिटिकल टर्मोइल और फिजिकल इम्बैलेंसेज क्या था? इंडिया फेस द बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है सर? जब हमारे मैक्सिमम इंपोर्ट हो जाएं और मिनिमम हमारे एक्सपोर्ट हो. ओके, मेनली ड्यू टू द गल्फ वॉर की वजह से बीओपी क्राइसिस हुआ. वो कैसे सर? गल्फ वॉर की वजह से तेल के दाम बढ़ गए. तेल के दाम बढ़ गए यानी हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया. ओके, फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया जिससे इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई सर. महंगाई बढ़ गई सर. इंडिया टुक द लार्जेस्ट एवर लोन फ्रॉम द आईएमएफ एंड आईएमएफ पुट सर्टेन कंडीशंस विद दैट लोन्स टू टैकल द बीओपी क्राइसिस. ठीक है, आईएमएफ की कंडीशन क्या थी? related to the contractionary policy, means government should control its expenditure. ओके, एंड इंक्रीज रिवेन्यू, यानी गवर्नमेंट टैक्सेस ले. ठीक है, मैक्सिमम रिवेन्यू गेन करे और एक्सपेंडिचर ना करे. ठीक है, अब एक्सपेंडिचर नहीं करेगी तो इससे क्या होगा? जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी मैं. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना. तो इसीलिए जो आपका एट्थ 5 ईयर प्लान था इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ. ये चीज़ ध्यान रखना एट्थ 5 ईयर प्लान में. और साथ में हमने बीओपी क्राइसिस से बचने के लिए हमने क्या किया? आरबीआई ने रुपी की डीवैल्यूएशन कर दी. इससे बीओपी क्राइसिस से कैसे बचा जा सकता है? रुपी की सर डीवैल्यूएशन कर दी. रुपी की डीवैल्यूएशन करने से क्या होगा सर? आपके जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? चीपर हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे ना. आप मान लो कोई चीज़ पहले 10 रुपए की बेच रहे थे, अब आपकी रुपी की वैल्यू कम हो गई है, डीवैल्यू हो गई है. ठीक है, तो यानी वो चीज़ अब 5 रुपए की हो गई है, तो एक्सपोर्ट चीपर हो गए हैं. तो यानी आपके लोग जो बाहर से हैं वो आपका सामान लेंगे. ठीक है ना, क्योंकि आपका चीज़ें क्या हैं? चीपर हैं, सस्ती हैं. ठीक है, और आप साथ में रुपये की वैल्यू कम होगी. इससे क्या होगा? जो इम्पोर्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? कॉस्टलियर हो जाएंगे. ठीक है, महंगे हो जाएंगे. तो जिससे क्या होगा? बीओपी क्राइसिस से बचा जा सकता है. और 1991 में रुपी डिवैल्यूएशन हुआ था 23%. ठीक है सर, सिंपल सा लॉजिक. रुपी डिवैल्यूएशन क्यों की हमने? बीओपी क्राइसिस से बचने के लिए बेसिकली. सो एट्थ 5 ईयर प्लान फ्रॉम 1992 टू 1997. इन दिस वी स्टार्टेड द एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म. इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, ऑल्सो नोन एज राव एंड मनमोहन प्लान. Rao Narasimha Rao was the then Prime Minister and Sardar Manmohan Singh was the Finance Minister. ओके, तो सबसे पहले हमने 8 5 ईयर प्लान में लिए किए सर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई. सबसे पहले गवर्नमेंट ने डी लाइसेंस किया काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को आने दिया. अच्छा, मॉडर्नाइज की इंडस्ट्री. तीसरा सर इंपोर्ट टैरिफ्स रिड्यूस किए. चौथा सर ओपन डोर फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इनिशिएट द डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. डिजिटाइजेशन करने से क्या फ़ायदा होगा? लैंड रिकॉर्ड सर, लैंड अवेलेबल हो जाएगी उन इंडस्ट्रियलिस्ट को जिनको इंडस्ट्रीज लगानी है. ठीक है, इजीली अवेलेबल हो जाएगी, मतलब रेड टेपिज्म रिड्यूस होगा बेसिकली. ओके, और टारगेट कंप्लीटेड इन 12 5 ईयर प्लान. ये जो डिजिटाइजेशन शुरू की थी, आपसे पूछ लेगा कब शुरू की थी? 8 5 ईयर प्लान में. और टारगेट कब कंप्लीट हुआ था? 12 5 ईयर प्लान में. ओके, जैसे कि मैंने पहले बताया, दिस प्लान इज नॉट गुड फॉर द एम्प्लॉयमेंट. दैट इज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इज 2% पर एनम, इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ. द रीजन फॉर जॉबलेस ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ आईएमएफ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट शुड कंट्रोल इट्स एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इट्स रिवेन्यू. ये चीज़ ध्यान रखना. और ग्रोथ इंक्रीज हुई थी सर 8 5 ईयर प्लान में, लेकिन मेन रोल था सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर का. ये चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर का मेन रोल था, क्योंकि हमने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म से लाए थे इस 5 ईयर प्लान में. ओके, तो 9th 5 ईयर प्लान आया सर फ्रॉम 1997 टू 2002, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था?
ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सर आपको सारे 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव जरूर रटने हैं क्योंकि ये प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया। ओके, इसमें 5.4% पर एनम ग्रोथ रेट हुई, थोड़ा सा गिर गई। ठीक है, पहले बड़ी थी ग्रोथ रेट 8th 5 ईयर प्लान में, लेकिन 9th में गिर गई। उसका कारण क्या था? पहला सर, इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट आ गई थी, और दूसरा सर ईस्ट एशियन क्राइसिस, यानी कि थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया की जो स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश हो चुकी थी। और इससे क्या हुआ सर, इंडिया के ट्रेड रिलेशन थे इन कंट्रीज के साथ, तो जिससे क्या हुआ, इंडियाज एक्सपोर्ट गेट डिक्लाइन, इंडिया के एक्सपोर्ट कम हो गए, जिससे फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ गया और एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया। ओके, और 9th 5 ईयर प्लान में हमने शुरुआत की सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की। ओके, और ये चले कब तक? ये चले सर आपके 10th 5 ईयर प्लान फ्रॉम 1996 टू 2007, जैसे कि लेबर जनरेशन रिफॉर्म की है, स्टेट लेवल रिफॉर्म की है। ओके, उसके बाद आया सर हमारा 10th 5 ईयर प्लान फ्रॉम 2002 टू 2007। इसमें शुरुआत में थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उनको रिप्लेस किया सरदार मनमोहन सिंह ने। सरदार मनमोहन सिंह सर पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो अभी आ गए, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी में कुछ हाइक तो होगा ही। इस वजह से 10th 5 ईयर प्लान को सर बेस्ट फॉर द इकोनॉमी माना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना सर। इसमें जो ग्रोथ रेट था सर, ये आपका 7.8% था, ये चीज़ ध्यान रखना। From 2003, Indian economy was very good because of investor from developed countries came India to invest. India's forex reserve increases mainly due to फॉरेन कैपिटल ऑफ इंडिया, एफसीआई। एफसीआई क्या है सर? फॉरेन कैपिटल ऑफ इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, इसी के अंदर आपकी एफडीआई होती है, ठीक है, एफआईआई होती है, एफपीआई होती है, ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। फॉरेन कैपिटल मतलब बाहर से जो फॉरेन से जो कैपिटल आ रही है हमारे देश में। ओके, तो इस वजह से इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गए थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हुई सर 8% ग्रोथ रेट, वेरी गुड। सर्विसेज सेक्टर की 10% ग्रोथ रेट, वेरी गुड। एक्सपोर्ट इंक्रीजेज, एक्सपोर्ट हमारे बढ़े, और कैपिटल सॉरी करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कम हुआ। प्रॉब्लम कहाँ आई सर? एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट सिर्फ 2% बढ़ा और लेस फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ये प्रॉब्लम थी 10th 5 ईयर प्लान में, बाकी सब ओके था। उसके बाद आया सर हमारा 11th 5 ईयर प्लान फ्रॉम 2007 टू 2012। एज यू नो, in 2008 there was a subprime crisis in USA. We were already discussed this in our previous video. हुआ क्या सर, यूएस के जो बैंक थे उन्होंने लोन दे दिया सर सब प्राइम बोरोवर्स को। ठीक है, सब प्राइम बोरोवर्स कौन होते हैं सर? दोज हु डोंट हैव एबिलिटी टू रीपे द लोन, ठीक है, जिन्होंने लोन नहीं चुकाया, ठीक है, जिस वजह से सब प्राइम क्राइसिस हो गया। सब प्राइम बोरोवर होते हैं जिनकी औकात नहीं होती सर लोन चुकाने की, ठीक है, तो इसलिए सब प्राइम क्राइसिस बोला गया। तो यूएस में क्राइसिस आया जिससे ग्लोबल क्राइसिस हुआ सर, ठीक है, बाकी जगह भी इम्पैक्ट पड़ा, इंडिया में भी पड़ा लेकिन कम पड़ा, ये चीज़ ध्यान रखना। जिस वजह से थोड़ी सी ग्रोथ रेट भी हमारा डिक्लाइन हुआ। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था 11th 5 ईयर प्लान का? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, बट देर इज लेस इंपैक्ट ऑन इंडिया ड्यू टू आरबीआई पॉलिसी। आरबीआई पॉलिसीज की वजह से देर वॉज लेस इंपैक्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एक्चुअली अफेक्टेड द इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज सेक्टर, ठीक है, इंडस्ट्रीज और सर्विसेज सेक्टर को इम्पैक्ट किया। इंडियन इकोनॉमी जनरली इफेक्टेड थ्रू द ट्रेड, दैट इज इफ यूएस एंड यूरोप गो थ्रू ट्रेड क्राइसिस देन इट विल अफेक्ट इंडिया वेरी बैडली। ओके, इंडिया शेयर मार्केट टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दैट इज इफ एक्सपोर्ट डिक्रीज, अगर एक्सपोर्ट हमारे कम हो जाते हैं, ठीक है, अगर एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं तब हमारे शेयर कम होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, तो ये पढ़ लेते हैं सर। 8th 5 ईयर प्लान में टारगेट था 5.6%, अचीव किया 6.8%, वेरी गुड। 9th 5 ईयर प्लान में 6.4% और अचीव किया 5.4%, यानी डिक्लाइन हो गया सर 9th 5 ईयर प्लान में, ठीक है ना, ईस्ट एशियन क्राइसिस आ गया था। 10th 5 ईयर प्लान सर वेरी गुड, टारगेट और अचीव भी हमने 7.8%, दिस इज द बेस्ट पीरियड, और ये सबसे बढ़िया रेट था कि अचीवमेंट के मामले में। 11th 5 ईयर में 9% हमने टारगेट ज़्यादा बड़ा रख लिया, ठीक है, अचीव हमारे से सिर्फ 7.9% हुआ, यानी डिक्लाइन आ गया। रीज़न सब प्राइम क्राइसिस इन यूएसए। ओके, 12th 5 ईयर प्लान सर फ्रॉम टू लास्ट, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि आपको पता होगा 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई और उन्होंने प्लानिंग कमीशन ख़त्म कर दी और उसकी जगह आई सर नीति आयोग, और नीति आयोग ने 2017 से क्या शुरू किए? 3 ईयर प्लान शुरू किए, 3 एनुअल प्लान, ठीक है, सॉरी 3 साल का एनुअल प्लान। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था सर? फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। सर ये चीज़ ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था 12th 5 ईयर प्लान के ऊपर कि ऑब्जेक्टिव क्या है? फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 11th 5 ईयर का
ऑब्जेक्टिव है फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, और लेकिन 12th का है फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये चीज ध्यान रखना था, दोनों में डिफरेंस है। 12th 5 ईयर प्लान में कुछ खास था नहीं, बस खाली टारगेट्स वगैरह थे। ओके, तो वो आप अपने से करना। और उसके बाद है सर हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यानी कि फाइनेंसिंग कहाँ से होती थी सर 5 ईयर प्लान की, पैसा कहाँ से आता था 5 ईयर प्लान को चलाने के लिए। 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे। पहला सर डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज, आपके रिवेन्यू सर, गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह आते हैं, ठीक है, रिवेन्यू आते हैं। दूसरा सर फॉरेन असिस्टेंस, सर बाहर से मांग ली, सर भीख मांग ली बाहर से, ठीक है। और तीसरा सर डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है सर? डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है सर क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, यानी कि अगर आपको बजट डेफिसिट हो गया, यानी आपने बजट बनाया 100 करोड़ रुपए का, आपके पास पैसे हैं 50 करोड़ रुपए, ठीक है, यानी 50 करोड़ रुपए का आपको क्या हो गया, डेफिसिट, यानी कमी होगी, ठीक है। तो उसको फाइनेंस करने के लिए क्या करना, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। टू मीट द डेफिसिट इन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इट हैज नाउ बीन गिवन अप। ओके, अभी ये प्रैक्टिस खत्म होगी, इसकी जगह क्या आ गया, डेफिसिट फाइनेंसिंग की जगह आया सर वेज एंड मींस एडवांसेस। ये क्या होते हैं सर? 1997 में आए थे। अंडर दिस सिस्टम द गवर्नमेंट कैन गेट ओनली टेम्परेरी लोन, टेम्परेरी लोन मिलता है टू ओवरकम द मिसमैच बिटवीन द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। बस इतना ही है सर। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग वाज रिप्लेस्ड बाय वेज एंड मीन एडवांसेस इन 1997। ओके, so that's end up for the today's lecture. Thanks for watching. Please like, review, share and subscribe. Thank you so much.